असदुद्दीन ओवैसी के प्रत्याशी चुनाव लड़े, चंद्रशेखर आजाद वहां उनके समर्थन में थे, क्योंकि अगर ओवैसी का वोट चंद्रशेखर आजाद को ट्रांसफर हो जाता तो 3 से 4 विधायक तो उनके भी बन जाते। जब मुकेश साहनी को डिप्टी सीएम घोषित किया तो उसका रिएक्शन मुसलमानों में बहुत अधिक हो गया। चंद्रशेखर आजाद का वोट थोड़ा अधिक है, असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद यहाँ साथ आ जाए तो कितनी विधानसभा सीटों को प्रभावित कर सकते हैं। इनका उद्देश्य कितना है? क्या मुख्यमंत्री बनना है, या इतनी सीटें हासिल करना है जो दूसरे की सरकार न बननी, या इतनी सीटें हासिल करना है कि इनका प्रतिनिधित्व मिल जाए? कम से कम दोनों मिलकर के 10 विधायक अपने जिताना चाहते हैं। मीरापुर में भी और कुंदरकी में भी बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में मुस्लिम्स को वोट डालने से रोका भी गया। मेरे अध्यक्ष कोई जरूरत नहीं है, फैनेटिक है अध्यक्ष जी, बिल्कुल जरूरत नहीं है, समाज बिल्कुल पसंद नहीं करता, नहीं करना। असदुद्दीन ओवैसी उनके नेताओं का भी ये मानना है, चंद्रशेखर आजाद दोनों आजकल कहीं और से ऑपरेट हो रहे हैं। नहीं, असदुद्दीन ओवैसी तो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे, क्योंकि वो तो प्रधानमंत्री का चेहरा बनना चाहते हैं। चंद्रशेखर आजाद जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे इस गठबंधन में, कि चंद्रशेखर आजाद जो है उनको अमित शाह जो है उनका संरक्षण है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी और मैं हूं आपके साथ माहिम खान। हमारा एक खास शो एक्सप्लेनर, जिसमें हम हर बार एक नए मुद्दे के साथ आते हैं। इस बार फिर हम एक बार यूपी के मुद्दे के साथ वापस आए हैं और यूपी में गहमा गहमी इस वक्त तेज हो गई है और ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर साथ में आके चुनाव लड़ सकते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी संभावना है, वही सब अपने सवाल लेकर मैं आज मौजूद हूँ। मेरे साथ मौजूद है इनकलाब हिंदी के मैनेजिंग डायरेक्टर आस मोहम्मद कैफ सर। सर कैसे हैं आप? ठीक हो माहिम, आप ठीक है? गुड। सर, मेरा पहला सवाल है कि क्या चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी साथ में आके चुनाव लड़ सकते हैं? इसमें कितनी सच्चाई है और इसकी कितनी संभावना है ऐसा होने? देखिए, पहले तो हम लोग जब चर्चा करते हैं, राजनीति की चर्चा करते हैं, तो अपना माइंड सेटअप करके रखा करें कि कुछ भी हो सकता है। तो ये भी हो सकता है कि दोनों साथ में आके चुनाव लड़े, और ये भी हो सकता है कि साथ में आके चुनाव न लड़े। लेकिन ये जो हमारे दर्शक होते हैं, जो हमें सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ये हम पर इसलिए टाइम खर्च करते हैं कि वो हमारी बातचीत को सुने तो उन्हें कुछ मिले, उन्हें कुछ नई बात मिले, और वो उन्हें लगे कि हाँ, वो पॉलिटिकल चीज को समझे हैं, उनको समझ में आया कि ये हो सकता है। बेवजह हम इधर उधर की बात करके उनका भी समय खराब ना करें और अपना। तो 2-3 चीजें हैं। एक तो ये है कि चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी क्यों साथ आ सकते हैं, इस पर चर्चा हो। और एक ये है जब ईमानदाराना विश्लेषण हो कि चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी साथ क्यों नहीं आ सकते हैं, इस पर चर्चा हो। और साथ इसके ये भी चर्चा हो कि अगर ये साथ आए तो इनके साथ आने से किसको लाभ होगा, और अगर ये साथ नहीं आए तो किसको नुकसान होगा। और मुख्य विपक्षी पार्टी जो है उस क्या ये सीरियसली साथ आना चाहते हैं, यह सत्ता का अवसर है, या ये मुख्य विपक्षी पार्टी पर इस प्रकार के कोई बार्गेनिंग प्रेशर डाल रहे हैं कि वो इनको गठबंधन में ले ले और इन्हें अधिक सीटें ऑफर कर दे। ये सारी संभावनाएं हैं जो इस विषय पे चर्चा की जा सकती है। प्रश्न आपका है कि क्या ये साथ आ सकते हैं, तो प्रश्न का जवाब ये है कि आ सकते हैं। आ सकते हैं, इसलिए भी आ सकते हैं क्योंकि अभी का जो चुनाव है, बिहार का चुनाव, ये दोनों ने साथ में आकर के चुनाव लड़ा। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब के राजनीतिक दल ने तो बड़ी सफलता हासिल की, 5 विधायक अपने वो बना के ले गए, और उनका जो विधायक दल का, उनके विधायक दल का जो नेता है अख्तर उल इमान, जो प्रदेश अध्यक्ष भी है बिहार का, उसको Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिल गई। अब तो एक पूरी पुलिस की गारद साथ चलती है होटल बजाते हुए। तो अब वो जनता के आदमी तो रही नहीं, अब तो मुख्य आदमी हो गए हैं, मेन आदमी हो गए, सिंपल नहीं, बड़े आदमी हो गए हैं। एक बात। दूसरी बात, चंद्रशेखर आजाद का कोई विधायक नहीं जीता, गठबंधन तो था। ओवैसी ने, यहां प्रश्न की शुरुआत करते हैं, चंद्रशेखर आजाद जो जहां उनके प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा, वहां ओवैसी का वोट उनको ट्रांसफर नहीं हुआ, सिंपल। और जहां असदुद्दीन ओवैसी के प्रत्याशी चुनाव लड़े, चंद्रशेखर आजाद वहां उनके समर्थन में थे, वहां चूंकि संख्या में अधिक मुसलमान था तो वो मुसलमान वोट ही उनको मिला। यानी बराबरी की बात अगर हम करें तो ना तो चंद्रशेखर आजाद का बहुत अधिक वोट ओवैसी को ट्रांसफर हुआ, ऐसा होता तो जो प्रत्याशी हार गए हैं चुनाव असदुद्दीन ओवैसी के, वे भी जीत जाते। और ना चंद्रशेखर आजाद को ओवैसी का वोट ट्रांसफर हुआ, क्योंकि अगर ओवैसी का वोट चंद्रशेखर आजाद को ट्रांसफर हो जाता तो 3 से 4 विधायक तो उनके भी बन जाते। और वे जो विधायक जीते बिहार में असदुद्दीन ओवैसी के राजनीतिक दल के, वे भी परिस्थितिजनक जीते। उनको आप असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी की लहर नहीं कह सकते, उनको आप चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी के गठबंधन का दम नहीं कह सकते,
उसको हम कह सकते हैं परिस्थिति जनक जीत। पहली तो जाति का कॉन्फ्लिक्ट। हम्म, ये जो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के 5 विधायक हैं, ये ओबीसी हैं। हाँ, ओबीसी कैटेगरी में आते हैं ये। तो वहाँ 2 हैं कि एक तो शेरशाही मुसलमान हैं जो दूसरे आते हैं, तो एक और कुछ इसी प्रकार का कुछ है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट है। दूसरा वो परिस्थिति, जब मुकेश साहनी को डिप्टी सीएम घोषित किया, तो उसका रिएक्शन मुसलमानों में बहुत अधिक हो गया। बहुत अधिक हो गया कि 2.5% वालों को तुम जो है, वो डिप्टी सीएम यानी जिस बात को असदुद्दीन ओवैसी जिस मुद्दे को हाइलाइट करते थे अपने मंचों पर जा करके, वो प्रूव कर दिया आरजेडी ने वहाँ बिठा करके। इसका हुआ, एक टिकटिंग खराब हुई। एक समाजवादी पार्टी या आरजेडी के जो मुस्लिम नेता थे, इन्होंने बीजेपी को टारगेट ना करके के खासकर मुस्लिम बहुल इलाकों में, किशनगंज में और मुस्लिम बहुल इलाकों में वो ओवैसी को टारगेट किया। तो उससे ओवैसी के पक्ष में सहानुभूति बन गई। हम्म, तो ये कह दें कि वो फॉर्मूला जो है वो 2 तरफ हिट नहीं हुआ, वन साइडेड लाभ उसको मिला। असदुद्दीन ओवैसी को, चंद्रशेखर आजाद को वहाँ नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में 7 आ सकते हैं। 2 परिस्थिति है। देखिए, ये अब इसमें कोई वो नहीं कि एक असदुद्दीन ओवैसी को अतिवादी चूंकि कह दिया गया था, उसका भी वो रिएक्शन था। उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है? उत्तर प्रदेश में ये स्थिति है कि यहाँ चंद्रशेखर आजाद का वोट थोड़ा अधिक है। असदुद्दीन ओवैसी इससे पहले यहाँ, चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश से ही सांसद है। और इत्तेफाक ये है, प्रैक्टिकली हम समझें, हम कह रहे हैं बहुत अच्छा ये टॉपिक है एक्चुअली समझने के लिए। हम कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद यहाँ साथ आ जाएं, तो कितनी विधानसभा सीटों को प्रभावित कर सकते हैं। एक्चुअली इनका उद्देश्य कितना है? क्या मुख्यमंत्री बनना है, या इतनी सीटें हासिल करना है जो दूसरे की सरकार ना बनने दी, या इतनी सीटें हासिल करना है कि इनका प्रतिनिधित्व मिल जाए? बड़ी डीप सब्जेक्ट है, मतलब गहराई से हमको इसको समझने की आवश्यकता है। तो आप पहले तो ये समझिए कि 3 मुख्य उद्देश्य हैं, और उसमें सबसे पहले तो ये है कि ये कम से कम दोनों मिल करके 10 विधायक अपने जिताना चाहते हैं। फर्स्टली तो भाई 5 विधायक जो हैं वो आजाद समाज पार्टी की जीत जाए, और 5 विधायक जो हैं असदुद्दीन ओवैसी की जीत जाए, तो इनको यहाँ उत्तर प्रदेश की राजनीति में पैर रखने की जगह मिलेगी। दे डोंट केयर कि 25 हार जाए समाजवादी पार्टी के। दे डोंट केयर कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाए सूबे में। दे डोंट केयर। उनका सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि उत्तर प्रदेश में हमारी दखल मजबूत हो जाए, सदन में हमारे लोग चिल्लाने वाले हो जाए, असदुद्दीन ओवैसी साहब के पीले हरे हरे वाले वहां दिखाई दें और इनके नीले वाले वहां दिखाई दें। और एक आइडेंटिटी जो चंद्रशेखर आजाद के लोकसभा सांसद बनने के बाद देश की संसद में विकसित हुई है, उसी तरह की एक आइडेंटिटी जो है वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विकसित हो जाए। इनकी तरफ से सरकार बीजेपी की आए ना आए, दे नीड देमसेल्व्स। कहावत है ना, वो अंग्रेजी में बोलते हैं। तो इस कंडीशन में भारतीय जनता पार्टी जीते या हारे, समाजवादी पार्टी या जीते या हारे, इनको इससे कोई मतलब नहीं है। राजनीति करने वाली पार्टी ऐसा सोचती भी है। तो इसलिए संभावना है ये साथ आएंगे। साथ आएंगे तो क्या करेंगे उस पर विचार बाद में होगा, लेकिन बहुत अधिक संभावना है कि ये साथ आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते हैं, ये अगर आपका अगला सवाल है तो मैं रुक जाता हूँ, नहीं तो मैं आपको ये बता सकता हूँ। नहीं सर, मेरा अगला सवाल कुछ और है, आप बता सकते हैं। बता सकते हैं। साथ इसलिए नहीं आ सकते हैं क्योंकि चंद्रशेखर आजाद के राजनीतिक दल में उनके बहुत बड़े कोर कमेटी में कई सदस्य ऐसे हैं जो असदुद्दीन ओवैसी का विरोध करते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि ओवैसी साथ आए, क्योंकि उनका ये मानना है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है मुस्लिम प्रो मुस्लिम पॉलिटिक्स करते हैं, और हमें इस आइडियोलॉजी की तरफ नहीं जाना है। हमें जो है वो बहुजनवाद की राजनीति करनी है, हमें सामाजिक समरसता की राजनीति करनी है, और ऐसी राजनीति हम नहीं करना चाहते जिसमें धार्मिक भेदभाव हो। यही कारण पीछे भी रहा है, यही कारण भविष्य में भी। तो उनका बहुत बड़ा वर्ग जो है वो चंद्रशेखर आजाद को ये कन्विंस करने में लगा रहता है कि हम ओवैसी साहब के साथ, हमारा समाज नहीं चाहता है कि हम लोग कोई गठजोड़ बनाए। तो ये रुकावट है। सर, मेरा अगला सवाल है, यूपी में बाई इलेक्शन में उधर की एक सीट मीरापुर विधानसभा से ऐसी चर्चा हुई थी कि वहां से चंद्रशेखर और ओवैसी चुनाव लड़ सकते हैं।
और उनका वहाँ पे पार्टी का परफॉर्मेंस भी दोनों का अच्छा था, और ऐसी बातचीत भी हुई थी कि दोनों आते हैं तो नतीजा कुछ और हो सकता है। तो ऐसे क्या कारण हुए कि दोनों साथ नहीं आए, चुनाव नहीं लड़ा दोनों ने साथ में? हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है। जो मैंने पिछले सवाल का जवाब में अंतिम की 2 लाइन बोली थी, वो इस सवाल के जवाब को जोड़ती है, कनेक्ट करती है। देखिए, उसका एक कारण तो ये है कि जो बाई इलेक्शन था उसमें 22,000 वोट मीरापुर विधानसभा से मिली थी चंद्रशेखर आजाद के प्रत्याशी जाहिद हसन को, और 18,000 मिली थी असदुद्दीन ओवैसी के प्रत्याशी अरशद राणा को। दोनों की हम जोड़ दें 40,000 बनती है। और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को लगभग 50,000 के आसपास मिली थी। वो चुनाव हार गए थे लोकदल और भाजपा के संयुक्त प्रत्याशी से, मिथिलेश पाल से, कादिर राणा की पुत्रवधू सुंबुल राणा। इसी तरह से कुंदरकी में वहां बड़ी संख्या में मुसलमान वोट थी, 60% मुसलमान थे। तो लेकिन वहां हुआ ये कि वहां भारतीय जनता पार्टी का विधायक जो है, वहां यही है चर्चा, वहां इतना कंफ्यूज हो गया, मुसलमान इतना कंफ्यूज हो गया कि उसने गुस्से में आकर के बीजेपी को वोट दे दिया। तुम्हारी मतलब वो भाषा थोड़ी अलग है, पत्रकारिता की भाषा नहीं है, लेकिन मैं वो बताता हूँ कि जो वहां के मुसलमानों की भाषा थी, करे तुम्हारी ऐसी की तैसी, जब तुम आपस में नहीं मान रहे, आपस में 70 जगह लड़ रहे हो, तो इससे अच्छा तो हम बीजेपी को वोट दे देंगे। और इस तरह के भी आरोप लगे कि मीरापुर में भी, आरोप नहीं लगे बल्कि फैक्ट था वो, मीरापुर में भी और कुंदरकी में भी बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में मुस्लिम्स को वोट डालने से रोका भी गया। तो कुल मिला के बहुत सारी परिस्थितियां थी, लेकिन आप समझे कि गठबंधन ना होना उस समय वो एक वर्ग है आजाद समाज पार्टी में जिसने कन्विंस किया चंद्रशेखर आजाद को कि हम लोग जो हैं वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो वोटर है वो असदुद्दीन ओवैसी को कट्टर मानता है और वो कट्टरता के साथ नहीं जाना चाहता। तो अगर हम असदुद्दीन ओवैसी के साथ जाएंगे तो वो फिर इनको वोट नहीं कर पाएगा, हमको वोट नहीं कर पाएगा, और जो वोटर हमारे साथ आ रहा है वो उससे कम हो जाएगा, घट जाएगा, या जो हम अपना आगे बढ़ रहे हैं उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। ये कन्विंस करने में कामयाब हो गए। अगर ये गठजोड़ हो जाता दोनों विधानसभा सीटों पर, मीरापुर पर और कुंदरकी पर, तो बहुत अधिक संभावना थी, जैसे कि ये था कि एक जगह ओवैसी लड़ेंगे और एक जगह आजाद समाज पार्टी लड़ेगी, तो बहुत जगह संभावना थी कि वहां पे मुख्य मुकाबले में चुनाव में दोनों रह सकते थे, कुंदरकी में भी और मीरापुर में भी। सेकंड तो कम से कम रह ही सकते थे, जीतने का दावा तो नहीं मैं कर रहा, लेकिन सेकंड जरूर दोनों रह सकते थे। और राजनीति में एक कायदा है माहिम, जो सेकंड होता है वही फर्स्ट होता है। पलटा खाती है ना सियासत। पिछले चुनाव में, हमारे लास्ट चुनाव में जो सेकंड होता है, अगले चुनाव में उसके जीतने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, इसलिए राजनीतिक पार्टियां उसको टिकट देती है। सर, पिछले दिनों अखिलेश यादव ने अपने यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की मीटिंग करी और वहाँ 2 मुद्दों पे बात हुई। एक पहले थे ओवैसी और दूसरे चंद्रशेखर। तो आपको जानकारी है कि वहाँ क्या बातचीत हुई थी, उसका क्या आउटपुट रहा था, अगर आपको कुछ पता है तो? देखिए, एक तो मैं चूंकि उस मीटिंग में था नहीं, और ये भी कहा गया अखिलेश यादव के माध्यम से या उनकी पार्टी के माध्यम से कि वो मीटिंग गोपनीय मीटिंग थी। ये कहा गया कि बाहर जाकर के आप किसी को कुछ नहीं बताएंगे अंदर क्या बातचीत हुई, तो ये भी कहा गया। लेकिन फिर भी हमारे सोर्सेज हैं, उसमें से चंद्रशेखर आजाद का भी नाम उसमें लिया गया, असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी लिया, एक सांसद ने दोनों का नाम लिया। हालांकि उस पर कोई रिटाइलेशन नहीं आया, बल्कि ये कहा गया कि इनके बारे में बात मत कीजिए। एक दो व्यक्ति ने भी कहा कि भाई चंद्रशेखर आजाद जो है वो तो अमित शाह से मैनेज है। एक दो ने ये भी कहा कि ये असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो कोई नुकसान नहीं कर पाने के, उनसे कुछ नहीं होने की। तो असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के अखिलेश यादव मुस्कुराए, उन्होंने अपने मुस्लिम सांसदों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप ही बताओ, खासकर मुस्लिम सांसदों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप ही बताओ। उस पर अफजल अंसारी एक सांसद है। हालांकि अफजल अंसारी की आइडेंटिटी जो है वो ये है कि वो मुख्तार अंसारी के भाई है। लोग मुख्तार अंसारी को ज्यादा जानते हैं, उन्हें कम जानते हैं। तो अफजल अंसारी एक सांसद है, उन्होंने भी कुछ कहा, जियाउर रहमान बर्क उन्होंने भी कुछ कहा। तो हमने देखा भी बिहार में, अफजल अंसारी ने वहां भी बयान देते हुए कहा था बिहार में कि असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी में जितने सांसद विधायक हैं इतने तो मेरे घर में, ये अफजल अंसारी ने कहा था। तो इसी तरह से अगर हम समझें तो सिंपल है कि शायद समाजवादी पार्टी के जो विधायक और सांसद मुसलमान नेता हैं वे भी नहीं चाहते कि असदुद्दीन ओवैसी जो है उनके साथ गठजोड़ हो। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उनके साथ गठजोड़ होगा तो उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। मैं इसका आपको एक उदाहरण भी बताता हूँ। जैसे जयंत चौधरी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल जाट नेता जैसे संजीव बालियान है, मोहित बेनीवाल हैं, ये भारतीय जनता पार्टी में जितने भी जाट नेता थे, या भूपेंद्र चौधरी जो पहले जिला प्रदेश अध्यक्ष रहे, तो ये सब नहीं चाहते थे
कि जयंत चौधरी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाए, साथ में आ जाए। कुछ दिनों तक चलती रही बातचीत, उन्होंने सबने विरोध किया। हालांकि जयंत चौधरी अगर बीजेपी के साथ गए तो वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का फैसला था, लेकिन इन्होंने सबने विरोध किया कि वो चले गए। अब वो जब वहां चले गए, उनके जाने का विरोध किया, अब वो जब चले गए तो अब हमें समझ में आ रही है बात ये कि जो भारतीय जनता पार्टी के जाट नेता थे वे हाशिए पर हैं। भारतीय जनता पार्टी को अब ऐसा लगता है कि हमारा काम जो जाट राजनीति को मैनेज करने का था, बैलेंस करने का था, वो जयंत चौधरी से पूरा हो रहा है। तो यही मुसलमान जो सांसद हैं, इनके मन में ये बात भी जाती है विधायक के कि अगर असदुद्दीन ओवैसी से गठजोड़ हो जाएगा तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। तो जब भी इनके गठजोड़ की बात आती है, यही आरजेडी में हुआ, तो जब भी इनके गठजोड़ की बात आती है तो मुसलमान विधायक सांसद जो है वो जोर जोर से चिल्लाते हैं, अध्यक्ष जी नहीं करना, अध्यक्ष जी नहीं करना, अध्यक्ष जी नहीं करना। पूरा ड्रामा चलता है, कह रहे अध्यक्ष कोई जरूरत नहीं है, फेनेटिक है अध्यक्ष जी, बिल्कुल जरूरत नहीं है, समाज बिल्कुल पसंद नहीं करता, नहीं करना। तो मान लो अगर नेता के मन में एक दो बार पॉजिटिव आए भी तो जो मुसलमानों के नेता हैं पूरी ताकत झोंक का विरोध करते हैं। आरजेडी में किया, यही समाजवादी पार्टी में करते हैं। ये एक समस्या है गंभीर। तो इसलिए भी उनका इस पर चर्चा तो हुई, मगर चर्चा होते ही सबसे पहले जो है वो बुलंद आवाज में मुस्लिम विधायकों ने, मुस्लिम सांसदों ने इससे बोलना शुरू किया। एक और कारण है, असदुद्दीन ओवैसी इनको पर्सनल टारगेट करते हैं, कह रहे तो दरी बिछाने वाले हैं, ये तो गुलाम है, इनके मुंह में जबान नहीं है, तो इन्हें बुरा लगता है। आप बताइए, आप अफजल अंसारी क्यों कहेंगे इनके मुंह में जबान नहीं है, ये तो गुलाम है, तो उनके खून तो थोड़ा फुदकेगा ना। इमरान प्रतापगढ़ी को वो खुलेआम मन से कहेंगे ये तो गुलाम है, दरी बिछाने वाले हैं। इकरा हसन को कहेंगे ये तो गुलाम है, दरी बिछाने वाली हैं। या इसको कहेंगे जियाउर रहमान बर्क को ये तो गुलाम है, दरी बिछाने वाले हैं। तो कुछ इनका भी तो स्वाभिमान होगा, कुछ इनका भी तो आत्मसम्मान होगा, तो इनको ठेस पहुंचती है। तो ये मौका पड़ते ही अपने अपने नेतृत्व पर तुरंत जितना इनके अंदर होता है लावा, आग, फायर सब उगल देते हैं कि हमको नहीं चाहिए सर, इसको इसको बिल्कुल मत ले, इनको गठबंधन में नहीं रखेंगे हम बिल्कुल भी, हम लाएंगे वोट, इनको नहीं रखें, ला ना पाए लेकिन इनको नहीं रखने देंगे। ये स्टोरी है, हमारे दर्शकों को बता दें। सर मेरा अगला सवाल है कि क्या समाजवादी पार्टी ओवैसी और चंद्रशेखर को गठबंधन में शामिल करने में कोई झिझक रखती है? क्योंकि समाजवादी पार्टी हमने पहले भी देखा है कई छोटी पार्टी के साथ भी चुनाव लड़ चुकी है, तो आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? ये समाजवादी पार्टी का ये मानना है, मैं उसको ऑफिशियल बयान उनका नहीं कह रहा हूँ, ये उनका ये मानना है कि असदुद्दीन ओवैसी, उनके नेताओं का भी ये मानना है, चंद्रशेखर आजाद दोनों आजकल कहीं और से ऑपरेट हो रहे हैं। कुछ तो उनको बीजेपी बी टीम कहते हैं, कुछ कहते हैं कि अमित शाह जो है वो मदद कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद की। तो उनका ये मानना है कि अगर हम इनको मजबूत करते हैं तो इनडायरेक्ट में हम बीजेपी को ताकत देंगे। मान लो इनको हम मजबूत कर देते हैं, 15-15, 10-10 सीटें इनको दे देते हैं, और असदुद्दीन ओवैसी के 4-5 विधायक जीत जाते हैं या 8-10 विधायक चंद्रशेखर जीत जाते हैं, तो ये भविष्य में हमारे लिए संभावना बेहतर नहीं होने देंगे, समस्या पैदा करेंगे। और इसका कारण एक ये भी है कि जयंत चौधरी या ओम प्रकाश राजभर या पल्लवी पटेल या संजय निषाद, हाल ही का वो 2022 के चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी ने उनका साथ आए थे, मगर एक महान दल था, केशव देव मौर्य उनका नाम है, तो इन्होंने सबने अखिलेश यादव के साथ आकर के चुनाव लड़ा, अखिलेश यादव ने उनकी मदद भी की, कई प्रकार से मदद भी की, लेकिन बाद में इन्होंने सबने उनको लाल आंख दिखाई। तो इसलिए अखिलेश यादव जो हैं वो सबने लाल आंख दिखाई। इवन पल्लवी पटेल जो केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, उनके सामने चुनाव लड़ी थी, वो जीत गई थी, और समाजवादी पार्टी की मदद के बिना ये संभव नहीं था, लेकिन उन्होंने भी लाल आंख दिखाने में अखिलेश यादव कोई कसर नहीं छोड़ी। जयंत चौधरी ने तो बहुत तेज लाल आंख दिखा दी, छोड़ के चले गए। और ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने भी लाल आंख दिखाई। तो कहीं से अखिलेश यादव के मन में ये दुविधा है कि अगर मैं इनको प्रमोट करूंगा या मैं इनको बढ़ाऊंगा तो जैसे मेरे साथ पूर्व में हुआ है वैसे फिर से ना हो जाए। मैं तो नहीं जानता, उसको लड़कियां जानती होंगी क्या उसको कहते हैं लॉयल्टी। अगर किसी की लॉयल्टी खोने का डर हो तो उसके लिए क्या जैन जी ने कोई शब्द बनाया है? जैसे पूछ रहा हूं मैं कि अगर किसी की लॉयल्टी खोने का डर हो तो उसको क्या कहते हैं कि वो भरोसा नहीं कर पाता व्यक्ति किसी पे, तो अगर उसको लगता हो कि वो लॉयल नहीं रहेगा तो उसके लिए क्या कोई शब्द है? ट्रस्ट इश्यूज है। ट्रस्ट इश्यूज है। तो अखिलेश यादव जो है उनको ट्रस्ट इश्यूज है। हाँ। तो मेरा अगला सवाल है, अगर ओवैसी और चंद्रशेखर साथ में आके चुनाव लड़ते हैं तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा उनमें से?
और वो किस वोट बैंक को प्रभावित करेंगी? क्या ओवैसी मुस्लिम वोट अपनी तरफ ले पाएंगे या चंद्रशेखर दलित वोट अपनी तरफ ले पाएंगे? नहीं, असदुद्दीन ओवैसी तो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे, क्योंकि वो तो प्रधानमंत्री का चेहरा बनना चाहते हैं। चंद्रशेखर आजाद जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे इस गठबंधन में, मगर कितना उससे जनता इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, क्या मुख्यमंत्री बनने के लिए जरूरी 203 सीटें वो पा पाएंगे दोनों गठबंधन में? लेकिन कोई बुराई नहीं है, आप चुनाव लड़ते हैं तो आपको दोनों में से एक को तो फेस बना के, मैं राजनीतिक तौर पर अपनी राय रख रहा हूँ कि अगर आपको जो है वो चुनाव लड़ना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप फेस बनाकर चुनाव लड़े। फेस बना के चुनाव लड़ने में कोई एतराज नहीं है। चंद्रशेखर आजाद कोई सीएम का फेस बना के चुनाव लड़े, क्या बुराई है? कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं ओवैसी राजनीतिक दल, असदुद्दीन ओवैसी इस पर राजी नहीं होते हैं, तो ये फिर उनके लिए कुछ जनता में वो जोश नहीं आ पाएगा जो उनको वोट देना चाहती है। फेस बनाने से फायदा होगा, फेस ना बनाने से नुकसान होगा। सिंपल स्टोरी है। फेस, हाँ। और सर ये वोट कौन से वोट बैंक को अपनी तरफ प्रभावित कर पाएंगे? दलित वोट बैंक को ज्यादा प्रभावित करेंगे, उसकी जरूरत भी है, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में। जैसे मैं आपको उदाहरण का बताता हूँ, चंद्रशेखर आजाद जो है वो नगीना से सांसद है। नगीना में जो विधानसभाएं हैं वो बिजनौर जनपद पड़ता है। नगीना लोकसभा और बिजनौर लोकसभा, सिर्फ 2 लोकसभा की बात कर रहा हूँ। 7 दूनी 14, लगभग 14 विधायक बनते हैं। 15, 6, 7, 13, 13 विधायक के आसपास बनते हैं दोनों लोकसभाओं में। दोनों लोकसभाओं में मुसलमान और दलित मिला करके 65 से 70% है। तो मान लो वो चंद्रशेखर को सीएम का फेस बनाते हैं, सहारनपुर से उसका घर है, चंद्रशेखर जो है सहारनपुर के रहने वाले हैं, सहारनपुर उनका अपना घर है। उसको हम ये समझें राजनीतिक परिदृश्य से कि अगर इन्हीं 3 जनपदों को ठीक से लड़ जाते हैं, हम कह रहे हैं पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश तो कुछ और बेहतर कर सकते हैं, यही लड़ जाते हैं तो 15 से 15 विधायक बना ले जाएंगे फोकस करके। अब फोकस उनका है 2-3 विधानसभा पे और बहुत मजबूत, जैसे रामपुर मनिहारन, पुरकाजी, हापुड़, हस्तिनापुर, इन पे बहुत फोकस है। हस्तिनापुर पे भी असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद साथ आते। पश्चिम उत्तर प्रदेश में 30 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां जाटा और मुसलमान एक हो जाए तो 32, जाटा और मुसलमान एक हो जाए तो दूसरे के लिए तो स्पेस ही नहीं है, बिल्कुल स्पेस, मोर देन 60% है। जैसे मीरापुर एक विधानसभा सीट है, जाटो और मुसलमान अगर मिलकर वोट करें तो तीसरे का स्पेस ही नहीं है, 62% के आसपास बन जाता है। रामपुर मनिहार, हस्तिनापुर है, पुरकाजी है, वो तो रिजर्व सीट है, वहां तो और अधिक संभावनाएं हैं। चरथावल है, बुढ़ाना है। तो राजनीति का पता कुछ नहीं चलता, किस करवट ऊंट बैठ जाए। बढ़िया तो अच्छा काम तो ये भी कर सकते हैं, जिता लेंगे 15-20 सीट, 15-20 अपनी जिता लेंगे, 40-50 हरवा देंगे। सरकार जो है वो फिर समाजवादी पार्टी की आनी कठिन हो जाएगी, अभी हाल के फिलहाल की स्थिति। बस धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो क्या राजनीति में क्या चेंजेस होंगे वो देखने वाली बात है। आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अपना पूर्व की स्थिति से कमजोर हुई है। समाजवादी पार्टी इस समय चुनाव अगर आज होते हैं तो सरकार बनाने की स्थिति में बहुत मजबूत है। आज की स्थिति, कल क्या गोटियां बिछाई जाएंगी, कल क्या चालें चली जाएंगी, वो कल की स्थिति है। सर मेरा अगला सवाल है कि क्या ये जो गठबंधन होने की अटकलें लग रही हैं कि क्या ये साथ आते हैं, तो अगर ये साथ आते हैं तो क्या ये सत्ता को पाने के लिए, हासिल करने के लिए साथ आ रहे हैं या समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए? क्योंकि ऐसे आरोप लगते हैं कि ओवैसी जी को बोला जाता है कि वो भाजपा की बी टीम की तरह काम करते हैं, और वहीं आपने अभी बोला भी बार बार कि चंद्रशेखर को बोला जा रहा है कि वो अमित शाह से मिल रहे हैं बाद में। समाजवादी पार्टी, क्या कहना है? देखिए पिछले कुछ समय से समाजवादी पार्टी अभी ये खुले मन से कहने लगी है कि चंद्रशेखर आजाद जो है उनको अमित शाह जो है उनका संरक्षण है, उनके नेता लोग कहने लगे आम बातचीत में। और असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के तो ये बातचीत बहुत लंबे समय से होती है कि वो बीजेपी की बी टीम है। अब वो इसके, जैसे इमरान प्रतापगढ़ी का आपने सुना होगा, जब उनसे पूछा गया कि आप इमरान प्रतापगढ़ी को संगठन में अपने गठबंधन में क्यों नहीं ले रहे, तो उन्होंने बड़ा घुमा करके जवाब दिया, क्यों, क्या वो बीजेपी के गठबंधन से बाहर आ गए? तो इसी अगर हम इसी याद करें इस चीज को, तो अभी वो इस स्थिति में तो है नहीं असदुद्दीन ओवैसी साहब और चंद्रशेखर आजाद दोनों कि वो उत्तर प्रदेश में 2027 में बहुमत की सरकार बना लेंगे, लेकिन चुनाव लड़ना उनका हक है। और समाजवादी पार्टी इससे प्रभावित होती है, निश्चित तौर पर प्रभावित होगी, आरजेडी भी हुई प्रभावित तो निश्चित तौर पर होगी, लेकिन प्रश्न ये है कि वोट कौन किसे देगा, क्योंकि इस
चर्चा में एक तीसरा फैक्टर भी है, अभी हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, जबकि वो बिग फैक्टर है, बसपा। क्या उत्तर प्रदेश में राजनीति करने के लिए मात्र सपा है या मात्र भाजपा है? एक और भी तो राजनीतिक दल है, बसपा, जिनका वोटिंग परसेंट 8 से 9% अभी तक शेष है। तो इसलिए ये माना जाना कि ये बसपा सपा को हराने के लिए लड़ रहे हैं या जिताने के लिए लड़ रहे हैं, ये एक विषय हो सकता है। वैसे राजनीति में एक चीज़ और भी है, और वो ये है कि कुछ राजनीतिक दल अपनी आइडेंटिटी तस्लीम कराने के लिए, ये बताने के लिए कि हम भी कुछ हैं, वो बड़े राजनीतिक दल को शुरुआत में अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाना पसंद करते हैं जो उन्हीं के रास्ते पर हो। लेकिन जनता पे डिपेंड करता है। अभी तो लाल आंख तो अभी कांग्रेस भी दिखा रही है, तो जनता पे डिपेंड करता है कि जनता क्या करे। जनता बाबू जी का ठुल्लू भी थमा देती है लोगों को, हमने बहुत चीज़ों में देखा है। 2022 में कांग्रेस ने अलग जाके चुनाव लड़ा था, अब बहुत प्रचार किया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जैसा कैंपेन चलाया, बहुत शानदार कैंपेन था। वोट मिली इनके प्रत्याशियों को, कहीं 2000, कहीं 1000, कहीं 500, कहीं 700, कहीं 800, कहीं 1000। बहुत बुरा हाल हुआ, बुरी गत हो गई अकेले लड़ने के बाद। समाजवादी पार्टी के साथ आकर लड़ लेती, 2 विधायक बामुश्किल जिता पाई। समाजवादी पार्टी के साथ आकर लड़ लेती तो 15 से 20 विधायक जिता लेती, 150 के आसपास दोनों सब लोग मिलकर चले जाते। तो अभी जो 111 सीटें आई थी अखिलेश वाले गठबंधन के नेतृत्व वाले गठबंधन की, उसकी 150 सीटें तो चली जाती। कम से कम कांग्रेस का तो भला होता, 15 विधायक तो बैठे होते, लेकिन नहीं किया उन्होंने, ऐसा जीत पड़ गए। वो थ्योरी है ना वो, कि हमको क्या मिल रहा है, इससे ज्यादा रुचि इस बात में है कि दूसरे का नुकसान अधिक हो जाए। सर मेरा आखिरी सवाल है कि कांग्रेस पार्टी यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी या उनकी रास्ते अलग भी हो सकते हैं? और क्योंकि नेशनल पॉलिटिक्स में एक खास बात हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव एक इंडिया विजन करके एक प्रोग्राम कर रहे हैं और वो यूपी के बाहर के गैर कांग्रेसी नेताओं से भी मिल रहे हैं। तो क्या अखिलेश यादव थर्ड फ्रंट की तरह देश में दिखना चाह रहे हैं? देखिए, पहले स्टेट की टीम है, फिर नेशनल की टीम है। स्टेट की टीम और नेशनल की टीम 2 अलग-अलग टीम होती है। तो स्टेट की टीम का नेतृत्व तो कर चुके हैं अखिलेश यादव। मैं तो ये भी मान के चलता हूँ, आप अगर जब आप सवाल पूछ रही है तो मैं एक्सक्लूसिव जवाब देता हूँ आपको। मेरा तो ये भी मानना है 2027 में अगर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए तो 2029 में वो रिजाइन करके जाएंगे यूपी से। वो सेंटर में जाकर के टॉप 2 पोजीशन में रहेंगे, या तो डिप्टी पीएम तक भी जा सकते हैं, नहीं तो होम मिनिस्टर तक जाएंगे। बहुत अधिक संभावना है इसकी। उत्तर प्रदेश में ऐसी परिस्थिति में कोई और सीएम बनेगा, मैं तो ये भी मानता हूँ। मेरा मानना ये है कि अखिलेश यादव ने जब से 37 सांसदों को जिताया है समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में, तब से अखिलेश यादव की महत्वाकांक्षा बढ़ गई है और देश भर की राजनीति में वो लोकप्रिय होना चाहते हैं। कोई बुराई नहीं है। थर्ड फ्रंट की संभावना खोजें या फर्स्ट फ्रंट बने या नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े नेता बने, ये अखिलेश यादव का राइट है। जीवन में हर व्यक्ति को आगे बढ़ने की संभावना वो पैदा करता है, अपने उसके लिए लड़ता है, अपना कैरियर बुलंद करता है। तो अखिलेश यादव अपना कैरियर बुलंद कर रहे हैं, तो वो अगर विजन इंडिया के तहत कोई प्रोग्राम करा रहे हैं और अपनी आइडेंटिटी विकसित कर रहे हैं देश पर, तो इसमें बुराई क्या है? कोई रोक तो नहीं सकता ना उनको। और वैसे भी बताओ, देश में ओबीसी नेता जो है, मोदी जी कहते जरूर है उनकी जाति कहीं ओबीसी है कहीं सामान्य है, उन्होंने तो चूंकि उसमें तो बहुत सारी चीजें ऐसी यूज की गई है जो उनके कद को जो है वो स्ट्रॉन्ग करे, स्ट्रगल उनका शो करे। जैसे चाय बेचते थे, ओबीसी हैं, पिछड़ी जाति का हूँ, मेरी माँ को गाली दी, ये सब चीजें तो राजनीतिक है, लेकिन ये तो सच है ना कि अखिलेश यादव तो ओबीसी हैं, वो तो पिछड़ों के नेता, उनके पिता भी पिछड़ों के नेता थे, इसलिए तो पीडीए फॉर्मूला लेकर के आए। तो अगर वो देश भर में अपनी गतिविधि, राजनीतिक गतिविधि बढ़ाते हैं और गैर कांग्रेसी और गैर भाजपाई नेताओं के साथ अपने संबंध प्रगाढ़ बनाते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? महत्वाकांक्षा है उनकी, शुभकामनाएं उनको, वो डिप्टी पीएम बने या पीएम बने या होम मिनिस्टर बने। लेकिन मैं आपको ये एक्सक्लूसिव दे सकता हूँ, ये बहुत बड़ा ब्रेकिंग भी है कि मेरा ये मन कहता है कि 2027 में अगर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए तो 2029 में वो रिजाइन करके सेंटर में जाएंगे। इस बात की मुझे बहुत संभावना दिखती है। बाकी कांग्रेस थर्ड फ्रंट के लिए अगर उत्तर प्रदेश में 2-4 डायलॉग्स बोल दें और 2-4 डायलॉग्स जो हैं वो अखिलेश यादव की पार्टी देश भर में बोल दे, तो प्रेशर पॉलिटिक्स है, सबको करना ही है ना खेल। फ्रेंडली फाइट भी तो होती है, घर पे भी तो खेलते हैं बच्चे। तो लेकिन बड़े कोज के लिए खोना पड़ता है, अखिलेश यादव कहते हैं कोज बड़ा है। अखिलेश यादव का डायलॉग बहुत पसंद है मुझे, कोज बड़ा है, कोज बड़ा है।
इस समय तो आवश्यकता तो इस बात की है ना कि अपोजिशन जो बहुत लंबे समय से सत्ता से दूर हो गया है और कई प्रकार का डर उनके अंदर बैठ गया है, ईडी का, सीबीआई का, फर्जी कार्रवाई का, उनके समर्थकों के उत्पीड़न का, उनको उनके वोटरों के साथ जो है हो रहे, अभी तो एसआईआर बहुत भयंकर वो है, तो लड़ाई बड़ी है ना, आप उसे आपस में लड़ ले या उस बड़ी लड़ाई को लड़ ले, यही अखिलेश यादव कहते भी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना समय देने के लिए। आपकी इस पूरी चर्चा पर जो भी राय हो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।